जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है NCERT ज्ञान। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 को कवर किया था। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो पहला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम में कौन सा अणु होता है जिसमें आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा प्रश्न है, जनन की मूल घटना क्या है। तो इसका उत्तर है DNA की प्रतिकृति बनाना। प्रतिकृति का मतलब है दोस्तों कॉपी, यानी कि DNA की कॉपीज बनाना। तीसरा प्रश्न है, कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति किन जीवों में होती है। तो इसका उत्तर है एक कोशिक जीव में। तो दोस्तों एक कोशिक जीव वे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा। चौथा प्रश्न है, अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा कितने भागों में विभक्त हो जाती है। तो इसका उत्तर है लगभग 2 बराबर भागों में। पांचवा प्रश्न है, अमीबा किस विधि से जनन करता है। तो इसका उत्तर है द्विखंडन विधि से। देखिए दोस्तों, खंडन का मतलब होता है टुकड़े होना और द्वि का मतलब है 2, यानी कि जो अमीबा है वो बराबर भागों में 2 बराबर भागों में बंट जाता है, विभाजित हो जाता है, और जो विभाजित हुए 2 भाग हैं वो एक पूर्ण जीव बन जाते हैं। छठा प्रश्न है, कालाजार के रोगाणु का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका नाम है लेशमानिया। सातवां प्रश्न है, लेशमानिया किस विधि से जनन करता है। तो इसका उत्तर भी है द्विखंडन विधि, यानी कि जो अमीबा में विधि अपनाई जा रही थी वो भी द्विखंडन विधि थी, और जो लेशमानिया है वो भी 2 बराबर भागों में टूट जाता है और दोनों भाग विकसित होकर एक पूर्ण जीव बन जाते हैं। आठवां प्रश्न है, मलेरिया के परजीवी का क्या नाम है। तो इसका उत्तर है प्लाज्मोडियम। नौवां प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है। तो इसका उत्तर है बहुखंडन विधि से। देखिए दोस्तों, जो लेशमानिया और अमीबा था उसमें जो जनन विधि थी उसमें वो जीव 2 भागों में टूट रहे थे, लेकिन जो प्लाज्मोडियम है वो 2 से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है, इसलिए इसका नाम है बहुखंडन विधि। 10वां प्रश्न है, किसकी कोशिका से छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है यीस्ट की। 11वां प्रश्न है, कौन सा जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, उसके बाद टुकड़े वृद्धि कर नए जीव बन जाते हैं। तो इसका उत्तर है स्पायरोगायरा। 12वां प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तक। 13वां प्रश्न है, उत्तक संगठित होकर किसका निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर है अंग का। प्रश्न नंबर 14 है, वह कौन सी जनन विधि है जिसमें जीव के टुकड़े विकसित होकर नया जीव बन जाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है पुनरुद्भवन अथवा पुनर्जनन। 15वां प्रश्न है, पुनरुद्भवन किन जीवों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर है हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। 16वां प्रश्न है, मुकुलन विधि से जनन कौन सा जीव करता है। तो इसका उत्तर है हाइड्रा। प्रश्न नंबर 17 है, पर्तन कलम अथवा रोपण से नए पौधे तैयार करना क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। 18वां प्रश्न है, उन पौधों को उगाने में कौन सी विधि अपनाई जाती है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं। तो इसका उत्तर भी है कायिक प्रवर्धन। प्रश्न नंबर 19 है, केला, संतरा, गुलाब और चमेली किस विधि से उगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है कायिक प्रवर्धन से। 20वां प्रश्न है, वह कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियां मृदा में गिरकर नए पौधे में बदल जाती हैं। तो इसका उत्तर है ब्रायोफिलम। प्रश्न नंबर 21 है, राइजोपस क्या है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का कवक है।
और 22वां प्रश्न है, ब्रेड के ऊपर धागे के समान दिखाई देने वाली संरचनाएं क्या हैं? तो इसका उत्तर है राइजोपस का कवक जाल। 23वां प्रश्न है, जिस जनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है अलैंगिक जनन। 24वां प्रश्न है, उस जनन को क्या कहते हैं जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है? तो उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। प्रश्न नंबर 25 है, अधिक विभिन्नता किस प्रकार के जनन में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है लैंगिक जनन में। प्रश्न नंबर 26 है, जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या तथा डीएनए की मात्रा आधी होती है, इसे कौन सा विभाजन कहते हैं? तो इसका उत्तर है अर्धसूत्री विभाजन। 27वां प्रश्न है, युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा क्या बनाती हैं? तो इसका उत्तर है युग्मनज यानी कि जायगोट। 28वां प्रश्न है, गतिशील जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नर युग्मक, यानी कि जो नर युग्मक होता है वो एक गतिशील जनन कोशिका होती है। प्रश्न नंबर 29 है, भोजन का भंडारण करने वाली जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है मादा युग्मक, यानी कि जो मादा युग्मक होता है वो भोजन का भंडारण करने वाली जनन कोशिका होती है, और इसीलिए जो मादा युग्मक होता है उसका आकार बड़ा होता है। 30वां प्रश्न है, नर युग्मक का आकार कैसा होता है? तो इसका उत्तर है अपेक्षाकृत छोटा, यानी कि जो मादा युग्मक है उसके मुकाबले नर युग्मक का आकार छोटा होता है, क्योंकि नर युग्मक एक गतिशील कोशिका होती है। प्रश्न नंबर 31 है, मादा युग्मक का आकार कैसा होता है? तो इसका उत्तर है अपेक्षाकृत बड़ा, क्योंकि मादा युग्मक में भोजन का भंडारण होता है, इसी वजह से मादा युग्मक का आकार बड़ा होता है। 32वां प्रश्न है, पुष्प के जनन भाग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। देखिए दोस्तों, जो पुंकेसर है वो नर वाला भाग है और जो स्त्रीकेसर है वो मादा वाला हिस्सा होता है। 33वां प्रश्न है, पुंकेसर क्या होता है? इसका उत्तर है पुष्प का नर जननांग। 34वां प्रश्न है, स्त्रीकेसर क्या होता है? तो इसका उत्तर है पुष्प का मादा जननांग। 35वां प्रश्न है, जिन पुष्पों में दोनों में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है एकलिंगी, जैसे कि पपीता और तरबूज। प्रश्न नंबर 36 है, जिन पुष्पों में दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है उभयलिंगी, जैसे कि गुड़हल और सरसों। 37वां प्रश्न है, परागकण कहाँ बनते हैं? तो इसका उत्तर है पुंकेसर में। 38वां प्रश्न है, पुष्प को छूने पर हाथ में पीला पाउडर लग जाता है, वह क्या है? तो इसका उत्तर है परागकण। 39वां प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में पाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर है स्त्रीकेसर। 40वां प्रश्न है, पुष्प में मादा जननांग के भाग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है स्त्रीकेसर, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बीजांड। 41वां प्रश्न है, अंडाशय के अंदर क्या होता है? तो इसका उत्तर है बीजांड। 42वां प्रश्न है, पुष्प का वर्तिकाग्र कैसा होता है? तो इसका उत्तर है चिपचिपा। 42वां प्रश्न है, पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है परागण। प्रश्न नंबर 43 है, एक ही पुष्प पर हुआ परागण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है स्वपरागण। प्रश्न नंबर 44 है, परागकणों का दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका उत्तर है परपरागण। प्रश्न नंबर 45 है, बीज में उपस्थित भावी पौधे अथवा भ्रूण का उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है अंकुरण।
46वां प्रश्न है, मानव में शरीर की सामान्य वृद्धि दर कम होने पर जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है यौवन आरंभ। प्रश्न नंबर 47 है, दो विभिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है लैंगिक जनन प्रणाली। 48वां प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर है वृषण में। प्रश्न नंबर 49 है, वृषण का शरीर से बाहर होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है शुक्राणु उत्पादन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो वृषण है वो शरीर से बाहर होते हैं। 50वां प्रश्न है, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण और लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। प्रश्न नंबर 51 है, अंडकोशिका का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर है अंडाशय में। प्रश्न नंबर 52 है, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं गर्भाशय। प्रश्न नंबर 53 है, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष रचना होती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्लेसेंटा। प्रश्न नंबर 54 है, मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है लगभग 9 माह यानी कि 9 मंथ्स। 55वां प्रश्न है, जब निषेचन नहीं होता तो अंडा तथा गर्भाशय की आंतरिक मांसल संरचना टूटकर रुधिर एवं म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म। प्रश्न नंबर 56 है, लगभग 1 मास बाद आने वाले रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2 से 8 दिन। प्रश्न नंबर 57 है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं? इसका उत्तर है गोनेरिया तथा सिफिलिस। 58वां प्रश्न है, वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसका उत्तर है मस्सा तथा HIV एड्स। प्रश्न नंबर 59 है, HIV तथा एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है जो HIV है उसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और जो एड्स होता है उसका मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 60वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, गर्भधारण को रोकने के कौन से तरीके हैं? तो इसका उत्तर है कॉपर टी, कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियां तथा नसबंदी। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।